चले देखते हैं कि pKa टेबल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जनरल केमिस्ट्री से आपको याद होगा कि pKa बराबर होता है माइनस लॉग Ka के। और pKa की वैल्यू जितनी कम होती है इतना ही ज्यादा एसिड ताकतवर होता है। pKa वैल्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, लिहाजा इनके बारे में जानना काफी जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा एसिड HCl है तो इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन -7 होती है। तो अगर यहाँ कोई बेस आ जाए और इस प्रोटॉन को ले ले तो पीछे क्लोरीन के पास सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। तो चले यहाँ दूसरा रंग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जामनी रंग के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास आ जाएंगे और क्लोराइड एनाइन बना लेंगे। लिहाजा ये क्लोराइड एनाइन HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा। pKa वैल्यू जितनी कम होगी इतना ही ज्यादा एसिड ताकतवर होगा। और मेरे पास इस pKa टेबल में मौजूद तमाम एसिड में से HCl की pKa वैल्यू सबसे कम है। तो इस pKa टेबल में मौजूद तमाम एसिड के मुकाबले में HCl सबसे ज्यादा ताकतवर एसिड है। और जनरल केमिस्ट्री की मदद से ये बात हमें मालूम है कि जितना ताकतवर एसिड होता है ना, इतना ही कमजोर इसका कॉन्जुगेट बेस होता है। क्योंकि एसिड के ताकतवर होने के लिए कॉन्जुगेट बेस का कमजोर होना जरूरी है ताकि वो रीप्रोटोनेशन को रोक सके। अगर प्रोटॉन खोना आसान है तो दोबारा प्रोटॉन हासिल करना बहुत मुश्किल होना चाहिए, वरना आपको ताकतवर एसिड कैसे मिलेगा। खैर, तो इस टेबल में HCl की वैल्यू सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर एसिड है। इसीलिए ये क्लोरीन एनाइन भी लाजमी तौर पर यहाँ इस टेबल पर सीधे हाथ पर मौजूद इन तमाम कॉन्जुगेट बेसिस में से सबसे कमजोर बेस है। चले अब एसिड को देखते हैं। तो ये एसिडिक प्रोटॉन है। अब अगर कोई बेस आए और इस प्रोटॉन को निकाल ले या ले ले तो पीछे ऑक्सीजन के पास सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। तो ये जामुनी रंग में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे ताकि हमें ये कॉन्जुगेट बेस के तौर पर एसीटोन दे सकें। इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन -3 है। और मैंने इस प्रोटॉन की और भी दूसरी मुख्तलिफ pKa वैल्यूज देखी हैं। मैंने इसकी वैल्यू -6 भी देखी है और -7 भी देखी है। लिहाजा आपके कोर्स में इसकी जो भी वैल्यू है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। pKa टेबल हर जगह एक जैसे नहीं होती और इसकी कई मिसालों में से एक मिसाल मैंने अभी आपको यहाँ दिखा दी है। अब अगला हमारे पास हाइड्रोनियम मौजूद है। अब अगर कोई बेस आए और इस हाइड्रोनियम में ये वाला प्रोटॉन ले ले तो पीछे ऑक्सीजन के पास सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन -2 है। तो ये जामनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और ये यहाँ मौजूद ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ताकि पानी को हमारा कॉन्जुगेट बेस बना सकें। तो HCl के मुकाबले में हाइड्रोनियम की pKa वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोनियम इतना ताकतवर एसिड नहीं होता। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि HCl की pKa वैल्यू हाइड्रोनियम के मुकाबले में कम होती है, इसलिए HCl ज्यादा एसिडिक होता है। चले अब एसिड और pKa वैल्यूज की कुछ और मिसालें देखते हैं। अब एसिटिक एसिड को देखें तो ये यहाँ मौजूद है। ये एसिटिक एसिड पर मौजूद एसिडिक प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 5 है। तो अगर बेस ये प्रोटॉन ले ले तो ऑक्सीजन पर पीछे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। लिहाजा एसीटेट एनाइन एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अब अगर हम अगला कंपाउंड देखें तो यहाँ हमारे पास ये 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और फर्ज करें कि इस वाले प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 9 है। तो अगर बेस ये प्रोटॉन ले ले तो कार्बन के पास सिर्फ ये जामुनी रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अच्छा, मैं कार्बन के गिर्द एक दायरा बना देती हूँ। तो इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब हमारा अगला कंपाउंड फिनॉल है और फिनॉल का एसिडिक प्रोटॉन ये वाला होता है। तो अगर बेस ये वाला प्रोटॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ ये जामुनी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो भाई ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 10 है। चलें कुछ और मिसालें देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास पानी है।
अब इस पानी के प्रोटॉन की pKa वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ लिखी हुई है, इसकी pKa वैल्यू तकरीबन 15.7 होती है। तो पानी का कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड होगा। अब आगे हमारे पास एथेनॉल है, तो ये एथेनॉल का एसिडिक प्रोटॉन है। इसकी pKa वैल्यू तकरीबन 16 है। तो यहाँ ऑक्सीजन पर ये जामनी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो ये एथॉक्साइड एनाइन है। अब ये बताएं कि एथेनॉल के मुकाबले में फिनॉल कितना एसिडिक है। याद रहे कि जितनी कम pKa वैल्यू होती है ना, इतना ही ज्यादा एसिड ताकतवर होता है। तो फिनॉल के इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू है 10, जबकि एथेनॉल के इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू है 16। तो अब आप बताइए ना जरा, कौन ज्यादा एसिडिक है? जाहिर है जिसकी कम pKa वैल्यू है, तो फिनॉल ज्यादा एसिड है। तो ये बताएं कि इस कंपाउंड से ये कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक होगा। आपको pKa की तारीफ याद है? ये Ka का नेगेटिव लॉग होता है, नेगेटिव लॉग Ka, और हर pKa यूनिट मैग्नीट्यूड की तरतीब से होता है। अब इन दोनों pKa वैल्यूज के दरमियान कितने यूनिट्स का फर्क है? ये 10 है और ये 16। इनके दरमियान 6 का फर्क मौजूद है, लेकिन असल में हर यूनिट मैग्नीट्यूड की तरतीब से है। तो फिनॉल पर मौजूद ये प्रोटॉन 10 के ऊपर पावर 6 इतने गुना ज्यादा एसिडिक है। यानी कि ये प्रोटॉन एथेनॉल से ये कितना बन गया, ये इतने 0 1 लाख बन गया मेरे ख्याल से। तो ये प्रोटॉन एथेनॉल से 1 लाख गुना ज्यादा एसिडिक है। तो जनाब, इस तरह आप pKa टेबल की मदद से एसिड की ताकत के बारे में सोचते हैं। pKa वैल्यूज के साथ काम करना काफी आसान होता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। चले अब एक अल्कोहल को देखते हैं। तो इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 17 है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब इस अगले अल्कोहल पर मौजूद इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 18 है। तो इसके कॉन्जुगेट बेस के तौर पर हमें ये मिलेगा। हम इन वजूहात के बारे में भी बात करेंगे कि ये अल्कोहल यहाँ क्यों मौजूद है और इन अल्कोहल की pKa वैल्यूज मुख्तलिफ क्यों होती हैं। चले अभी कुछ और मिसालें देख लेते हैं। तो इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 19 है। तो अगर कोई बेस आए और ये वाला प्रोटॉन ले ले, तो ये जामनी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो आगे हमारे पास एसिटाइलीन मौजूद है। अगर हम एसिटाइलीन को डीप्रोटोनेट करें तो इसकी pKa वैल्यू तकरीबन 25 होती है। अच्छा, अब आपने इस लव डीप्रोटोनेट से नहीं घबरा जाना, इसका मतलब ये है कि इसका प्रोटॉन ले लिया गया है। तो कार्बन के पास पीछे सिर्फ ये जामनी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे ताकि हमें ये कॉन्जुगेट बेस दे सके। अब इसी तरह अमोनिया की बात करें तो अगर बेस ये वाला प्रोटॉन ले ले तो ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हमें हमारा कॉन्जुगेट बेस देंगे, जिसकी pKa वैल्यू तकरीबन 36 है। ये एक और कंपाउंड है जिसकी आप मुख्तलिफ pKa वैल्यूज देखेंगे। मैंने इसकी pKa वैल्यू 33 भी देखी है और 38 भी देखी है। तो मैं एक बार फिर बताती चलूं कि आपके कोर्स में जो भी pKa वैल्यू दी गई है ना, आपने बस उसको इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब चले यहाँ कुछ और कंपाउंड देखते हैं और बस इन्हें यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो बताएं कि इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू क्या होगी। ये तकरीबन 44 होती है। तो ये जामनी वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके कार्बन पर आ जाएंगे और ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब आखिरी मिसाल देखते हैं ईथेन की। अब ईथेन हमारे pKa टेबल में मौजूद तमाम एसिड में से कमजोर तरीन एसिड है। इस प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 50 है। तो यहाँ मौजूद ये जामनी इलेक्ट्रॉन्स पीछे कार्बन पर यहाँ रह जाएंगे। तो अगर ये सबसे कमजोर एसिड है तो यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद ये हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर बेस होना चाहिए। लिहाजा आप pKa टेबल को बेसिस की ताकत के बारे में सोचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ कोई एसिड मौजूद हो,
मैं यहाँ कोई एसिड बना देती हूँ Ha। तो ये जामने वाले इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन को ले लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर बाकी रह जाएंगे। फिर आप इसे दोबारा प्रोटॉन्स देकर या रीप्रोटोनेट करके इथेन बना देंगे। लिहाजा अगर इसने बतौर बेस काम किया है और प्रोटॉन यहाँ से ले लिया है तो आप यहाँ अपना इथेन दोबारा बना लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ताकतवर बेस होगा इतना ही कमजोर कॉन्जुगेट एसिड होगा। पीकेए टेबल्स इसलिए एसिड और बेसिस की ताकत के बारे में सोचने के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं।